खतरे से भरा हुआ है, इसलिए हम आपको नहीं आने कहते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि हमारा स्कूल बंद है। हम आपका रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपके क्लास के बच्चे का ज्वाइनिंग बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे अच्छी बातें, नहीं तो आप खो जाएंगे। जो नहीं आएंगे वो लूजर हो जाएगा। यह हमारे अभी अभिनव है, उदिता है, देवांश है। तो आप लोगों में से कोई बताए कि भाई आपको लाइब्रेरी पीरियड कैसी लगती है? हाँ जी, इंटरेस्टिंग है ना? बेटा आपका अटेंडेंस ना, मैं अभी अटेंडेंस लगाऊंगी थोड़ी देर में, तब आप यस बोलोगे। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं सबका नाम लूंगी। अभी भी 3 मिनट बाकी है। मैं देखूंगी कितने बच्चे आ रहे हैं। मैं बहुत 20 मिनट पहले लिंक भेजी हूँ। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। हम अभी 3 बच्चे को मात्र हमारे पास अभी 10 बच्चे हुए हैं। अभी हम और बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम 3 बजकर 3 मिनट तक इंतजार करेंगे आपका। देखो, आपको मैंने अटेंडेंस का सीट भेजा है क्लासरूम में। वहां आपका प्रेजेंट का कलम है, दिख रहा है? वहां अपना अपना नाम और वहां लिखे अपना क्लास और रोल नंबर। वहां आप अटेंडेंस देंगे। देखो, आपका गूगल, आपको अटेंडेंस का प्रेजेंट खुला हुआ है। क्लास वर्क में जाके देखो, अटेंडेंस सीट रखा हुआ है। मिला? मिला? वहां अपना अटेंडेंस डाल दे। सब अपने अटेंडेंस वहां डाल दे। और अभी भी हमारे पास 2 मिनट बाकी है। हम क्लास शुरू करेंगे जब हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे। और आज हम लोग खूब हंसेंगे। गुड आफ्टरनून। ऐसे कहानी पढ़ेंगे कि हम लोग खूब हंस सके। खूब हंसेंगे आज। हो हा हा करके हंसेंगे। इतना हंसेंगे कि हमारा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे। मैं आपके साथ, चलो लाइब्रेरी, थोड़ी स्कूल को आपको तब तक घुमा देती हूँ जब तक सारे बच्चे नहीं आ रहे। आपको अपना स्कूल दिख रहा है? अंकल सफाई कर रहे हैं। अंकल को हेलो बोलो। अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। हेलो अंकल। थैंक यू ऑल। ये आपका विद्यालय। देखो, अंकल की कोई छुट्टी नहीं हुई है। ये आपके लिए प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन सफाई करते हैं। ये आपका, कौन सी जगह से मैं जा रही हूँ? यहाँ पे प्राइमरी का क्लास होता है? नहीं, ये आपका लाइब्रेरी से निकल के जब आप कॉरिडोर में जाते हो। हाँ, वो वाली जगह है। कॉरिडोर की जगह है। यस, कॉरिडोर है। एंड कॉरिडोर से हम जब चलते हैं, ये हम किधर चल रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बच्ची का आईक्यू कितना शार्प है, कैसे पकड़ पा रहा है कि मैं किधर जा रही हूँ। कौन बता सकता है? किधर जा रही हूँ? अब मैं किधर मोड़ रही हूँ?
ये मैं किधर जा रही हूँ, कौन बता सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोल पाई कोई। ये कौन सा एरिया है? ये सीढ़ी किधर जाती है? ये आपकी क्लास की तरफ जाती है। ये आपका नीचे वाला एरिया है। आपके क्लास दिखा दो, चलो मैं आपकी क्लास दिखा देती हूँ। चलो मैं आपकी क्लास आपको दिखा देती हूँ। मुझे सिक्स बी आपको दिखाना है। चलो मैं सिक्स बी के लिए आपके लिए सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। आपको आज सिक्स बी देखना है, मैं सिक्स बी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, आपका रास्ता जा रहा है। ये ये वो पौधे हैं, पेड़ है आपके क्लास के पास। और ये क्या है? ये आपका क्लास है। ये आपके सिक्स ए का कॉरिडोर है। ये आपके वॉशरूम है। ये आपके पेड़ हैं। ग्रीन हो गया है। अच्छा लग रहा है। ये आपका और ये जो आपके पैर के नीचे सीढ़ियां गई हैं, आप जहां पर खड़े खड़े नाश्ता करते थे, ये वो वाली जगह है। आपको मिली अपनी जगह, अपना क्लास। मजा आया? मजा आया? अपना क्लास, अपना क्लास देखा? अच्छा, आप फिर से दिखना है? अंदर बंद है बेटा। सारा अभी लॉक, अभी सारा क्लास बंद कर दिया गया है। खुला रहेगा तो गंदा हो जाएगा ना। अच्छा लगा? अब थोड़ा हम लोग थोड़ा बोले थे ना, आज खूब हंसेंगे। अभी देखिए टाइम हो चुका है 3 मिनट, और सिर्फ 15 ही बच्चे आए हुए हैं। मात्र 15 बच्चे आए हुए हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज अपने दोस्त से जरूर बोलिएगा कि तुम लोग मैडम को क्यों दुखी करती हो। मैडम तो तुम लोग को खुश करने के लिए आती हैं। आज स्कूल से आके क्लास दिखाया, फिर भी अभी तक बच्चे नहीं आए। लग रहा है बेटा आप लोग नहीं हो ना। आप लोग नहीं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? आपका क्लास ही तो दिखाया, वो क्लास तो बंद है अभी। आपकी पुरानी क्लास भी देखनी है? पुरानी क्लास भी देखनी है, चलो आपको फिफ्थ बी भी दिखा दूं। ये आपका अभी का क्लास है। ये आपका सिक्स्थ बी में ताला लगी हुई है। ये ताला अभी लगी हुई है। और ऐसे चलेंगे तो आपका दिख गया फिफ्थ बी। दिख गया। अच्छा, अभी आप लोग ने क्या क्या कभी बनाया होगा, आपका वो पेजेस भी दिखा दो। आपने कभी कुछ बनाया होगा, ये आपके पेजेस। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा हंसने का काम करें क्या हम लोग? थोड़ा मस्ती वाली कहानी पढ़े क्या हम लोग? चिरकुट की कहानी। आपने तेनालीराम का नाम सुना है? आज आपको एक तेनालीराम की कहानी सुना रही हूँ। सुनेंगे ना आप मेरे साथ? और एक बच्चा जाके अपने क्लास में जो मॉनिटर है, जल्दी से लिखो तो कि अभी तक आपने लाइब्रेरी पीरियड क्यों नहीं ज्वाइन किया है।
ठीक है, अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं आपके साथ। एक बार फारस देश का घोड़ों का एक व्यापारी और बेहद उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर विजयनगर आया। फारस देश का एक घोड़ा का व्यापारी कुछ अच्छे नस्ल का घोड़े लेकर विजयनगर आया। सभी जानते थे कि महाराज कृष्णदेव राय घोड़ों के उत्तम पारखी हैं। कृष्णदेव राय उनके अस्तबल में चुनी हुई नस्लों के उत्तम घोड़े थे। महाराज ने फारस के व्यापारी द्वारा लाए गए घोड़ों का निरीक्षण किया तो पाया कि वो दुर्लभ नस्ल के हैं। उन्होंने व्यापारी से सभी घोड़े खरीद लिए क्योंकि वो अपनी घुड़सवार सेना को और मजबूत और सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़े का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपने घुड़सवार सेना को चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़ा देते हुए उसकी अच्छी तरह देखभाल और उसे भली भांति प्रशिक्षित यानी ट्रेंड करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि घोड़ों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और भोजन खाना पीना राजकोष से दिया जाएगा। तेनालीराम को जब ये बात पता चला वो भी महाराज के पास पहुंचा और एक घोड़ा अपने लिए मांगा तो राजा ने एक घोड़ा तेनालीराम को दे दिया। तेनालीराम ने घोड़े को घर लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अस्तबल के सामने की और भी दीवार उठवा दी और अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, न तो वह घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था न कहीं बाहर से अंदर आ सकता था। तेनालीराम ने अस्तबल के दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी। बेटा आप लोग अपना माइक को म्यूट करो, म्यूट करो, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा आपको, सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तेनालीराम ने क्या किया, उस अस्तबल में घोड़ा को रख के सामने से एक दीवार खड़ी कर दी और दीवार में एक छोटे सा छेद कर दिया और ऐसा कुछ हो गया था कि ना उसमें कोई जा सकता ना आ सकता था और बस उस छेद से घोड़े को वो दाना पानी देता था। उसी खिड़की से तेनालीराम घोड़े को हरी घास वो दाना पानी देता, घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह में दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े की पानी भी इसी खिड़की से दिया जाता था। करीब 1 महीने बाद महाराज ने घोड़ों को सुध बुध ली और ये जानना चाहा कि किस प्रकार उनकी देखभाल और प्रशिक्षण चल रहा है। राजा तो उसको घोड़ा दिया था सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छा से खिलाने के लिए। सभी सैनिक अपने अपने घोड़े को लेकर महाराज के सम्मुख आ गए। हृष्ट पुष्ट भली भांति प्रशिक्षित ट्रेंड घोड़े को देखकर महाराज खूब खुश हुए, लेकिन तेनालीराम और उसका घोड़ा कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। इधर उधर निगाह दौड़ाते मन इधर उधर देखते हुए महाराज ने पूछा, तेनालीराम कहाँ है? जाओ उसे कहो कि अपने घोड़े को मेरे साथ पास जल्दी से ले आए। एक सैनिक तेनालीराम के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाए, लेकिन तेनालीराम अकेला ही चल दिया। उसे अकेला आया देख महाराज ने पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज मैं सभी घोड़ों का मुआयना कर रहा हूँ, यानी सबका एक प्राय देख रहा हूँ, सभी को मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे घोड़े हृष्ट पुष्ट शारीरिक रूप से प्रशिक्षित ट्रेंड है या नहीं। जाओ अपना घोड़ा लेके आओ। तेनालीराम कहता है, क्षमा करे महाराज, आपने मुझे जो घोड़ा दिया था वो जरा गुस्सैल और अड़ियल है। आपने जो मुझे घोड़ा दिया वो कैसा है? थोड़ा गुस्सैल है, अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाया, मैं उसे नहीं ला पाया। बोलकर तेनालीराम चुप हो गया। तो राजा कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ बहादुर सैनिकों को भेज रहा हूं तुम्हारे साथ, जाओ
तुम्हारे साथ वो सैनिक जाके उस घोड़े को ले आएंगे। तेनालीराम कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज ना करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने की है और मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए अच्छा तो ये होगा आप किसी पंडित या किसी पुरोहित को घोड़ा लाने को मेरे साथ भेजे। तेनालीराम के होठों में एक शैतानी भली मुस्कान फैल गया। वो बोला, नहीं, ब्राह्मण हूं तो किसी पंडित को ही मेरे साथ भेजिए। संजोग बस, यानी संजोग बस मतलब वहां पर उस समय राजा का जो पुरोहित था, पंडित था, वो दरबार पे था। वो राज परिवार में पूजा पाठ कर्मकांड करता था। उसका नाम था सुब्बा शास्त्री। सुब्बा शास्त्री, कोई लेफ्ट कर गया, जो भी लेफ्ट करेंगे वो भी मेरे पास रिपोर्ट आते रहेगा। क्या तुम तेनालीराम के साथ जाकर उस अस्तबल से घोड़ा ला सकते हो? महाराज ने उससे पूछा। तेनालीराम और महाराज को निकटता देख सुब्बा शास्त्री मनी मन जला भुना करता था, क्योंकि राजा तेनालीराम को बड़ा पसंद करते थे। इससे उस पंडित को बड़ा गुस्सा आता था कि राजा तेनालीराम को थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता है। लेकिन तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए उसने सोचा ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कहा, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाके घोड़ा ले आता हूँ। एक घोड़े क्या, मैं तो 10 गुस्सेल और बिगड़ा घोड़ा को ले आ सकता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो आइए मेरे साथ, तेनालीराम ने कहा। जब सुब्बा शास्त्री वो तेनालीराम जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीराम बोला, शास्त्री जी, मैं जानता हूं कि आप विद्वान हैं और ये भी जानता हूं कि आपने अस्त्र शस्त्र का काफी अध्ययन किया है। कुछ ही देर में तेनालीराम के घर पहुंचे सुब्बा शास्त्री अपने लंबी दाढ़ी को ऐसे ऐसे करके सहलाते हुए कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आखिर तुम्हें मेरी योग्यता पे विश्वास हो ही गया। लेकिन शास्त्री जी, तेनालीराम ने कहा, शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लो, इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने का सोचना। तेनालीराम तो था शैतान अंदर का, हंसते रहता था। तेनालीराम ने भी उस दिन सुब्बा शास्त्री का पुराना हिसाब किताब चुकता करने का ठान लिया था, क्योंकि सुब्बा शास्त्री के साथ उसकी लड़ाई बनी रहती थी। इधर जैसे ही सुब्बा शास्त्री ने दीवार में बनी खिड़की में अपना मुंह डाला तो घोड़े ने उसे घास समझ के सुब्बा शास्त्री का दाढ़ी अपने मुंह से पकड़ लिया। फोन को अनम्यूट करो, फोन को अनम्यूट करो, हम हंसना सुनना चाहते हैं। फोन को अनम्यूट करो। उसको क्या लगा, उसको तो घास खाने की आदत थी, उस छेद से घास आता था। तो सुब्बा शास्त्री का जैसे मुंह गया तो लटकते हुए दाढ़ी देख के उसे लगा ये भी घास है, और उसने मुंह से पकड़ लिया। उसने दाढ़ी को भूसे का ढेर समझ बैठा और सुब्बा शास्त्री का दाढ़ी को पकड़ के घोड़ा इतना जोर से खींचने लगा अपनी ओर कि सुब्बा शास्त्री का आंखों से आंसू टपकने लगा। वो दर्द से जोर जोर चिल्लाने लगा। अंतत क्या हुआ, अस्तबल की सभी दीवारें तोड़कर घोड़े को बाहर निकाला गया। मगर घोड़ा इतना हठीला था कि वो सुब्बा शास्त्री का दाढ़ी अब भी दबाए था, वो दाढ़ी नहीं छोड़ रहा था। और रास्ता न देखकर उसे उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुब्बा शास्त्री को ये बात समझ में आ गया था कि तेनालीराम ने उसे सताने के लिए ये कांड कर रहा था, वो बदला ले रहा था, मौके में तलाश था। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अभी तेनालीराम और सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी मुंह में दबाए वो घोड़ा वहां आ पहुंचा। सुब्बा शास्त्री का ये हालत देख के राजमहल में जितने लोग थे सब ठहाके मार के हंसने लगे। यहाँ तक कि महाराज भी अपने हंसी पे काबू नहीं कर सके और बेतहाशा सब लोग खूब हंसने लगे। लोगों के इस प्रकार हंसते देखकर घोड़ा भी वहां पर खूब हिनहिनाने लगा।
तेनालीराम का घोड़ा जो सुब्बा शास्त्री का दाढ़ी मुंह में दबाए था वो हिनहिनाने लगा और दाढ़ी खुल गई उसके मुंह से। सुब्बा शास्त्री को चैन मिला। तभी एकाएक अपने हंसी रोक के महाराज गंभीर होकर बोले, तेनालीराम, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि लोगों को हंसाने के लिए हास्य परिहास किया जाए, बल्कि ये तो अच्छा ही है, हंसना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। लेकिन ऐसा हंसी मुझे स्वीकार्य नहीं है जिससे दूसरे को कष्ट हो, क्योंकि सुब्बा शास्त्री का कष्ट देखा था। तभी एकाएक अपनी हंसी को रोककर महाराज ये बात बोले, तुमने सुब्बा शास्त्री जैसा विद्वान के साथ जो सुलूक किया वो कतई शोभा नहीं देता। ये सरासर शास्त्री जी का अपमान है। मैंने तुम्हारे दिमाग में छिपे हुए खुराफात का अंदाजा उसी समय लगा लिया था जब तुमने मुझसे घोड़ा मांगा था, वरना तुम्हें मैं घोड़ा क्या देता। मैं इसलिए शास्त्री जी से क्षमा याचना करो। लेकिन इसके पहले तेनालीराम क्षमा याचना करता, सुब्बा शास्त्री ने आगे बढ़कर बोला, महाराज, तेनालीराम का कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। दोषी यदि कोई है तो मैं हूँ। मैं हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने का फिराक में लगा रहता था और कई बार मैंने तेनालीराम का अपमान भी किया है, लेकिन मेरे दुर्व्यवहार को ये बेचारा चुपचाप सहन कर गया और एक शब्द भी वो कभी नहीं कहा। और ये सब मैंने ईर्ष्यावश किया, क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें जो भी कुछ मेरे साथ किया अच्छा ही किया। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई है। तेनालीराम ने मुझे सद राह दिखाई है। अपनी बात समाप्त करते हुए सुब्बा शास्त्री ने आगे बढ़कर तेनालीराम को गले से लगा लिया और सभी लोग बहुत खुश हुए। तो ये कहानी हंसने की भी थी और थोड़ी शिक्षा की भी थी, है ना। क्या शिक्षा थी इसमें? ये शिक्षा में एक एक करके आप बता सकते हैं और आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या शिक्षा इससे आज मिली और आपको ये कहानी कैसा लगा। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी और उस कमेंट से आपको जवाब भी लिखित में दूंगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। मैम, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अभिनव लिख रहा है। बहुत सही, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, वेरी राइट। देवांश लिख रहा है किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। स्नेहा नायल लिख रही है हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये हम नीचा कब दिखाते हैं बच्चा? जब हम किसी पे ना ईर्ष्या करते हैं, हमें किसी के लिए मन में ना किसी प्रकार की हिंसा होती है कि मैडम उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, मैं हम उसके बारे में मैडम को शिकायत करेंगे, मैडम समझती वो बहुत अच्छी है, उतनी अच्छी तो वो है नहीं, चलो मैडम को जाकर बोलते हैं, चलो मैडम को जाकर बोलते हैं। ऐसा होता है ना मन के अंदर में, ऐसा होता है ना मन के अंदर में। आप ये चीजों को सिखाने के लिए मैंने आज आपको ये वाली कहानी सुनाई कि हमें आपस में दोस्तों में कभी कभी अलग अलग ढंग का मान्यता मन का नहीं मिलना होता है। कोई किसी का ज्यादा दोस्त होता है, कोई किसी का कम दोस्त होता है, कोई किसी से ज्यादा प्यार करता है, टिफिन शेयर करता है, कोई दूसरे के साथ करता है। लेकिन इसके बीच में आपके मन में बैर का भाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नीचा दिखाओ, किसी के साथ कभी बांटो मत। ना जाति देश, ना धर्म, कोई भी चीज आपको अगर अलग करने लगा तो आप जानिए कि आपका धर्म आपको गलत सिखा रहा है। इंसान से इंसान को फर्क करना कोई भी ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है। ना किसी धर्म का ईश्वर ने कभी किसी से कहा है। इंसान जितना इंसान का साथ रहेगा उतना वो मजबूत बनेगा। आपका ये क्लास है, सबको मिलजुल के रहिए। स्कूल नहीं बंद हुआ है। अभिनव लिख रहा है
ये अटेंडेंस नहीं देना है अभिनव, हम सिर्फ कमेंट मांगे हैं। इशिका लिख रही है हमें किसी और के सामने किसी को नीचा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। और बताएं, और आप लोगों में से कोई मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो आपका प्रश्न का जवाब मैं दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, फोन अनम्यूट करके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उदिता इज राइटिंग, मैम जी हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें किसी को दुख देकर खुश नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। उदिता का लाइन को सब लोग पढ़े। अगर आप कहते हैं मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, मैं धर्म मानता हूँ, चाहे आप जैन माने, हिंदू माने, बौद्ध माने, इस्लाम माने, सभी धर्म का मूल शब्द क्या है? किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को दुख देकर उसकी खुशी नहीं प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ा ईश्वर की पूजा होगी। आप नहीं भी फूल चढ़ाइए, नहीं भी माला चढ़ाइए, नहीं भी अगरबत्ती चढ़ाइए, आप सिर्फ अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान बनना ही भगवान का पूजा। हाँ बस, आप किसी से बैर मत करो। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा ये ईश्वर का रास्ता नहीं है। किसी दूसरे को किस, हाँ जी, एकदम एकदम एकदम। कहते हैं ना, आप प्यार करो, आप शांति फैलाओ। आप अपनी माँ से प्यार से बात करो, मम्मी आपसे प्यार से बात करेगी। आप पापा से प्यार से बात करो, पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पापा कितना गुस्सा करे, आप फिर प्यार से बात करो। हर बात को खूब प्यार से किया करो। कुणाल भी वही बात लिख रहा है। आपस में आप देखो, कोरोना ने कितनों का जान ले लिया है ना। बुराई से क्या हुआ? हम क्या कोरोना से लड़ सक रहे हैं? नहीं लड़ सक रहे हैं। तो हम इंसान से क्यों लड़े जो हमारे ही पड़ोसी हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारा क्लासमेट है। कोई सफेद है, कोई काला है, कोई इस्लाम है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है। ये कोई परिचय है नहीं। परिचय सिर्फ एक है कि हम इंसान हैं, है ना। आज की कहानी मजा आया? अच्छा, और किसी को कोई कोई एक और कहानी सुना दूं? अच्छा चलो, एक चलो एक और कहानी आपको मैं सुना देती हूँ। ये कहानी से आपने जो चीज सीखा, इसे आप भूलेंगे नहीं। और कभी मुझे ऐसा नहीं दिखे कि आप अपने क्लास में कभी 6B नहीं सुनो कि 6B किसी से किसी भी प्रकार का बैर किया है। सारे दोस्तों से बातचीत करे, सभी का खबर ले, सभी का घर में दाना पानी है कि नहीं इसका खबर करे, किसी का पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपस के दोस्त में आपस में जानकारी ले। कोई किसी को किसी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं तो उसको हेल्प करे, उस दोस्त को वहां पर पहुंचाइए। चलिए अब एक दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये भी तेनालीराम की है। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। संजोग बस उस दिन कोई विशेष कार्य नहीं था, माहौल भी हल्का सा था। ये सोचकर महाराज ने कहा कि सभी दरबारी और मंत्रीगणों को तो आज पता चल ही गया है कि दरबार में कोई विशेष कार्य है नहीं और ईश्वर की कृपा से हमारे पास कोई समस्या भी नहीं है। अतः क्यों ना किसी विषय पे चर्चा किया जाए। क्या आप जैसे मंत्री जो लोग हैं, योग्य मंत्री हैं, आप कोई सब्जेक्ट बोल सकते हैं जिस पर चर्चा किया जाए? तो तेनालीराम ने कहा, महाराज विषय का निर्णय आप करें तो अच्छा है। महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षत्रिय, महाराज ने अपना विषय बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग के ब्राह्मण पूजनीय मानते हैं। क्या आप लोगों में से कोई भी जानता है कि बता सकता है कि ब्राह्मण किसे पूजे?
क्योंकि बाकी 3 वर्ग तो ब्राह्मण को पूजते हैं, पूजनीय मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण किसे पूजनीय मानते हैं? सभी दरबारियों को लगा महाराज बड़ा सीधा से आंसर दिया। सबने कहा इसमें क्या कठिनाई है महाराज, ब्राह्मण तो गाय को पवित्र मानता है, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है तो लोग उसे मानते हैं। और सभी लोग दरबार के बोले हाँ बात सही है, बात सही। उसने कहा हाँ बात सही है, बात सही है। तभी महाराज बोले तेनालीराम, क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो या तुम्हारा कुछ अलग राय है? तेनालीराम ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसे मानने वाला मैं अकेला नहीं, हमारे विद्वानों का भी राय कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गौ चर्म से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। महाराज का क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा है तो ब्राह्मण चप्पल क्यों पहनते हैं, वो तो गाय के चमड़े से बनते हैं। दरबार में चहुं और चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देखकर महाराज ने घोषणा की कि जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा यानी मोहर, सोने का पैसा दिया जाएगा। 1000 स्वर्ण मुद्रा, इसका पुरस्कार का सुनकर तो सभी लोग चाहे कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सभी को चुप देखकर तेनालीराम अपने आसन से उठकर बोले, महाराज ब्राह्मण के चरण पैर भी तो बहुत पवित्र है, उतने ही पवित्र जितना किसी तीर्थ। अगर गाय का चर्म से बने चप्पल पहनने से गाय का मोक्ष मिल गया तो ब्राह्मण पहना तो किसको मोक्ष मिला? गाय को मोक्ष मिल गया। गलत तो हर हाल में गलत है। महाराज बोले, गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या कोई अन्य हो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेनालीराम कम से कम उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसके उत्तर के लिए उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए काफी है। फिर तेनालीराम ने बड़े इंटेलिजेंट, देखो कितना बुद्धि था, उसने बड़े इंटेलिजेंटली ये जवाब दिया कि ब्राह्मण अगर पूजनीय है तो चप्पल अगर ब्राह्मण पहन रहा है तो उससे क्या हो गया फायदा ना, गाय को मोक्ष मिला। तो ये इंटेलिजेंट आंसर से ये स्वर्ण मुद्रा राजा ने तेनालीराम को देने का आदेश दिया। ये आपकी दूसरी कहानी थी। ये है इंटेलिजेंस की कहानी। इंटेलिजेंस मतलब ऑन द स्पॉट सही जवाब देना। आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो उस आंसर का, कठिन आंसर का एक सरल जवाब अपने दिमाग के अंदर खोजने का प्रयास करें। इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। कहानी ठीक था? ये अच्छा लगा कहानी? एक और सुनो। एक दिन में तीन तीन एक दिन में तीन तीन कहानी सुनी। हाँ बहुत टाइम पड़ा है, बात तो सही है। चलिए मैं तीसरी कहानी आपको सुनाती हूँ। तीसरी कहानी है, तीसरी कहानी इस प्रकार है। आपको स्कूल भी दिखा रही हूँ, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है स्कूल देख देख के? ये कौन से कॉरिडोर है? ये किधर जा रहे हैं? यस, ये स्टाफ रूम वाला कॉरिडोर है। ये स्टाफ रूम वाला कॉरिडोर है आपका। ये ये आपका स्टाफ रूम भी है। स्टाफ रूम अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। राजा कृष्णदेव राय लगातार युद्ध करते कर रहे थे। युद्ध करते करते और जीतते जीतते वो कुछ घमंडी सा हो गए थे। उनका अहंकार काफी हो गया था और उनका जो अच्छाई था, घमंड का एक बहुत गंदा असर ये है कि घमंड से आपके अंदर की अच्छाई दब जाता है। कृष्ण ऐसे तो अच्छे राजा थे, लेकिन
युद्ध जीतते जीतते इतना ज्यादा अहंकार हो गया था कि उनकी अच्छाई दब गई थी, लेकिन उनकी छवि खराब हो गई है, ये महाराज कृष्णचंद्र को आभास नहीं था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। इंसान जब घमंडी होता है तो उसे लगता है कि वो सही है और वो हर बात पे अड़ जाता है। लेकिन महाराज में ये जो परिवर्तन हुआ, महाराज का जो मन इतना विघ्नित हो गया था, इतनी अहंकारी हो गए थे, सबसे खराब से बोलते थे, सबको चढ़ के बोलते थे, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तेनालीराम भी इस बदलाव को देख रहे थे। वो सोचे क्या किया जाए इस पर। वो चिंतित थे कि महाराज को सही राह पे हम कैसे लाए। एक दिन उनको, बेटा फोन आपका म्यूट करो नहीं तो आवाजें घर की आ रही है। हाँ, तो तेनालीराम सोचे कि राजा को कैसे अपने सही रास्ते पे लाया जाए। एक दिन उनको मौका मिल गया। उनको क्या मौका मिला? महाराज ने उन्हें बुला के तेनालीराम को बड़े अहंकार भरे स्वर में बोला, तेनालीराम, ये तो तुम जानते ही हो कि सारा राजा मुझसे खौफ खाने लगे। वो हमें विभिन्न प्रकार की उपहार भेजकर प्रसन्न रखना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि वो हमारे प्रभु सत्ता को स्वीकार करे, यानी हमें ही प्रभु माने, हमें ही महान माने। तेनालीराम, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे महाराज सर्वश्रेष्ठ है? क्या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतना योग्यताएं हैं? मेरे में जितना गुण है क्या सभी में है? देखो, मैं कला प्रेमी हूँ। कला और संस्कृति का उत्कर्ष के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता हूँ। मैं एक महान योद्धा भी हूँ। मेरे राज्य के प्रशासन काफी चाक चौबंद है। मैं अपनी प्रजा के बीच में इतना फेमस हूँ, लोकप्रिय हूँ कि पृथ्वी में कोई और राजा मेरे जैसा लोकप्रिय नहीं होगा। और इतना योग्यता रखने वाला केवल मैं हूँ। मैं, कोई मुझसे बड़ा वो महान नहीं। महाराज अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी प्रशंसा किए चले जा रहे थे। वो ऐसे ही कर ही रहते थे कि तेनालीराम बीच में उनको टोका। महाराज, ऐसा कोई नहीं जो आपकी महानता का सम्मान ना करता हो, लेकिन आप ये गलतफहमी में ना रहे कि आप ही सबसे महान है। तेनालीराम ने बड़ा विनम्र स्वर से कहा, आप ऐसा ना समझे। क्या बकवास कर रहे हो? राजा को तो गुस्सा आया। करे, एक मेरे नीचे काम करने वाला नौकर वो इतना जोर जोर बोल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने के लिए कि मैं महान नहीं हूं? क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट के फेंक दूंगा। महाराज का गुस्सा फट गया। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, एक बच्चा भी आपसे महान हो सकता है। तेनालीराम का स्वर पहले जैसा ही विनम्र था। ठीक है, तुम्हें 1 हफ्ता का समय दिया जा रहा है, राजा ने कहा। तुम इसे प्रमाण करके दिखाओ। वो तेनालीराम से बहुत खफा थे। तेनालीराम तुरंत दरबार छोड़ दिया और घर की ओर चला गया। इस घटना के 3 दिन बाद वो बेहद खूबसूरत एक बच्चे को देखा। उस बच्चे को गोद में उठाया और उसके माता पिता से अनुमति लेकर उस बच्चे को गोद में लेकर वो चल पड़ा महाराज के पास। जब महल में पहुंचा तो महाराज अपने रानी के साथ अंदर में थे। वहां गिने चुने ही लोग थे, उसमें जाके कोई भी उनके साथ मिल सकता था। तेनालीराम गोद में बच्चा लेकर वहां पहुंच सका। पहुंच गया। वहां पर राजा अपने रानी से कुछ बात कर रहे थे। तेनालीराम में गोद में सुंदर बच्चा देखकर रानी ने उसे गोद में ले लिया। बेटा, बीच में टोक के एक बात कर रही हूँ, बिफोर टाइम कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हर सबका आना जाना मेरे पास रिकॉर्डेड है। रानी ने क्या किया, उस बच्चे को गोद में लेके उसको लाड़ प्यार किया और उसके कान में लगे बालियों को अपने हाथ से छेड़ने लगा। रानी के गालों और नाक पर बच्चों की लार की स्पष्ट धारा दिख रही थी। रानी कतई परेशान न थी, उसे बेहद आनंद आ रहा था। इधर तेनालीराम का जान देखकर ये सुखी जा रही थी कि बच्चे ने रानी का वस्त्र भी गीले कर दी, यानी बच्चे ने पेशाब कर दिया था। और उस समय हैरानी की बात थी कि रानी
उसको देख भी नहीं रही थी कि उसका वस्त्र गीला हो गया, कपड़ा गीला कर दिया बच्चे ने। कुछ देर बाद वात्सल्य बस महाराज ने उस गोद से, रानी के गोद से बच्चे को अपने गोद में लिया, उसको हवा में उछालने लगा। बच्चा भी खुश होके किलकारियां मारने लगा। तभी अचानक अपनी नन्ही उंगलियों से उसने महाराज की मूछें पकड़ ली। आया समझ में? मूछें पकड़ ली, छोटा बच्चा है, मुंह के पास ले गया तो मूछें पकड़ ली। या देख, तेनालीराम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। महाराज ने उसे रोक दिया और कहा, अरे खेलने दो, इसे रोको मत, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तेनालीराम तो जैसे इसी का मौका में था तो बोला, महाराज मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। महाराज उसके तरफ घूमते हुए बोला, कौन सी बात? मच्छर है बड़ी यहाँ पर। बोले, महाराज आपने अभी कहा बच्चे भगवान का स्वरूप होता है, और ये तो निश्चित ही है कि आप मानते हैं कि ईश्वर आपसे बड़ा और महान है। महाराज उस दिन आप हमसे नाराज हो गए थे, मैंने आपसे कहा था कि एक बच्चा भी आपसे महान हो सकता है। आपने कहा था अगर ये बात मैं सिद्ध कर सकूं, नहीं तो आप मुझे सर काट देंगे, लेकिन देवी कृपा से मैंने सत्य को सिद्ध किया। तेनालीराम ने उत्साहपूर्वक किया। तेनालीराम ने कहा, मैं मानता हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुमसे जो चतुराई करी थी उसका जवाब नहीं, लेकिन तुमने ये राह भी दिखाया। और महाराज ने तेनालीराम को बहुत सारे उपहार भी दिए। इसके पहचानते हैं कौन है? यस, तुम्हारी बेटी 6वीं। मैं स्वीकार करता हूं कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए तुमने चतुराई कहा, लेकिन तुमने बड़ा मजेदारी का कहा, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारा उपहार देता हूं। और उसको, बच्चे को भी काफी खिलौने के साथ महाराज ने तेनालीराम को बहुत सारे उपहार दिए। आपने फिर देखा अपना इंटेलिजेंस से कितना एंजॉय किया राजा ने भी, और तेनालीराम भी कैसे अपना जवाब को सिद्ध किया। मजा आया? खुश हुए? सारे बच्चे खुश हुए? चलिए, अब आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, मैं अब पढ़ूंगी। अब आपका लिखने की बारी है। हाँ, लिख। कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा आज का क्लास, आप लिखे। मैं अपना बोलना बंद कर रही हूँ। हाँ जी बेटा। नहीं, लेफ्ट सारे नहीं हुए हैं, कमेंट लिख रहे हैं। आप भी लिखिए, जिसको जैसा क्लास लगा, 1 मिनट समय है, लिखे। हम उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। टाइम इज ओवर। चलिए, अब लॉग आउट कर ले। बाय 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 बाय। वेरी गुड, अटेंडेंस सब लग गया। वेरी गुड। बाय बाय।
उनको आने के पास थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारा निपटा दिया था, तो हम जब आए तो नमस्कार मैडम। सर सेकंड शिफ्ट में ज्वाइन किए हैं आप ना? मैंने को तो 1 साल हो गया मैडम ज्वाइन हाँ, किए मैंने हुए। आपका नाम एसीपी में शायद भेजने की बात हो रही थी, किस अवेकनिंग सिटीजनशिप प्रोग्राम में नहीं मेरी तो नहीं। से बात हुई थी। हाँ, मैंने रितु को कहा था देख लेना अगर वो सर जाना चाहे, कि कुछ नाम तो हमें भेजना पड़ेगा। ना आज भी आके 4 नाम भेजे हैं तब जान छुट्टी है। वो छोटी तुम्हारी क्या पूछ रही है मैडम? आपका डिपार्टमेंट क्या है? स्पोर्ट्स वाला है ना सर? आपको मेरे पास रहने दीजिए। पूछ रही है सर ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे, अभी कुछ परचेज हुआ है क्या? नहीं कुछ परचेज नहीं हुआ ना? रजिस्टर सब कहाँ है? मेरे पास फिर उनके पास है ना, तो आपको बुलाए तब जाइए ना। अभी बुलाया है क्या? इन्होंने सुबह बस किया था। बस बने रहिए, एक बार जब तक घुसने ना बोले मत घुसिए। एक बार झूठा अभी तो क्लियर झूठा सुनी भाई का मेरी आशा वो कह रहे हैं पूछने के लिए गए थे हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज आए। हाँ, तो आप जाके बोलिए कि वो स्पोर्ट्स इंचार्ज हो सर, कुछ पूछना तो जितनी जानकारी है उतना ही बोलिएगा, नहीं तो चुप रहिएगा। हां ज्यादा बोलना नहीं, सुनना ज्यादा है। बोले कहा मेरी बेटी तो कह रही है मैं आ जाऊं तुमको लेने के लिए। हम बोले 1-2 दिन और छोड़ दे, हां 1-2 दिन और छोड़ दे। सफाई को बोल रहा है। इतना मच्छर काटा है, दोनों लोग ना बोल नहीं सकते यहाँ, इसलिए मैं बाहर निकल गई। अच्छा मैं देख रहा हूं कि इधर खाली है, मैं अच्छा मैं जब बोलता हूं तो चुप हो जाती है, तो अपने तक देखता हूं, इधर उधर नहीं देखता। इतना छोटा छोटा मच्छर सर, बाप रे बाप। मच्छर तो आया सही में।